असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है, देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के मैदान को छोड़कर मत भागो तुम। क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वाले की दोस्तों कभी हार नहीं है। इसलिए हमेशा कोशिश करते रहिए, चाहे किसी भी सिचुएशन किसी भी मोमेंट्स में क्यों ना हो। चलिए दोस्तों, मैं फिर से आपके साथ जुड़ गया हूँ एक नई टॉपिक और एक नई विषयों के साथ दोस्तों, जिसका नाम है खनिज संसाधन, मिनरल्स रिसोर्स। दोस्तों ये चैप्टर आपको ज्योग्राफी के दृष्टि से भी पढ़नी है, आपको 10th में, और केमिस्ट्री में भी पढ़ना है खनिज के बारे में दोस्तों। धातु अधातु, कई प्रकार की लोहा अलोहा लोहा एल्युमिनियम बॉक्साइट, हर एक तरह की खनिज के बारे में इस चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे। और मेरा जैसा कि सिद्धांत है दोस्तों, आज एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म, कितना भी बड़ा क्यों ना हो खत्म होगा है दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों खनिज संसाधन के बारे में। दोस्तों खनिज संसाधन के बारे में पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इतनी सारी चीज पढ़ना है, और हम साथ में आपको लास्ट में PYQ भी करवाएंगे दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं खनिज के बारे में। दोस्तों खनिज संसाधन के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो खनिज क्या होती है। सबसे पहले दोस्तों खनिज एक पदार्थ है जिसे पृथ्वी के गर्भ के अंदर से खुदाई करके निकाला जाता है। दोस्तों खनिज में विशेष प्रकार की आंतरिक संरचना होती है, विशेष आंतरिक संरचना स्ट्रक्चर होती है दोस्तों, जिसे हम लोग खनिज कहते हैं। कहां से निकाल लेते हैं, पृथ्वी के गर्भ से, पृथ्वी के अंदर से खुदाई करके निकालते हैं वैसा पदार्थ जिसे पृथ्वी के अंदर से निकाली जाती है, जिसमें विशेष आंतरिक संरचना होती है, उसे खनिज कहते हैं। वैसा पदार्थ जिसे पृथ्वी के गर्भ से खुदाई करके निकालते हैं तथा जिसमें विशेष आंतरिक संरचना होती है, उसे खनिज कहते हैं। दोस्तों जैसे आप लोग कई तरह के खनिज लिख सकते हैं, है ना। आपका लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आपका बॉक्साइट हो गया, सब खनिज है दोस्तों। और मैं बात करूं दोस्तों अयस्क की, तो अयस्क भी एक प्रकार का खनिज है दोस्तों। अयस्क भी एक प्रकार का क्या है, खनिज है। लेकिन इसको भी पृथ्वी के अंदर से निकालते हैं, लेकिन इसको बहुत ही कम खर्च में और आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं दोस्तों। अयस्क एक प्रकार का खनिज ही होता है जिसको पृथ्वी के अंदर से निकालते हैं, लेकिन अयस्क बहुत ही कम खर्च में और आसानी पूर्वक निकाला जा सकता है पृथ्वी के अंदर से। याद रखिएगा दोस्तों, खनिज जिसको हम लोग पृथ्वी के अंदर से निकालते हैं तथा जिसमें विशेष आंतरिक संरचना होती है, खनिज कहलाएगा। और अयस्क वैसा खनिज, अयस्क एक प्रकार का खनिज ही है, वैसा खनिज जिसको हम लोग कम खर्च में एवं आसानी पूर्वक निकालते हैं पृथ्वी के अंदर से खुदाई करके। उसे हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, उसे हम लोग मेरा डस्टर की डस्टर, उसे हम लोग कहते हैं अयस्क। उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, अयस्क कहते हैं। याद रहेगा ना बात। चलिए आगे की बात करता हूँ। अरे यार डस्टर कितने चले हो, जस्ट 1 मिनट दोस्तों। आइए दोस्तों, तो दोस्तों हमने खनिज और अयस्क के बारे में सीखा। अब आगे की बात सुनिए दोस्तों। आगे की बात, खनिजों को दोस्तों मोटे तौर पे हम 2 भागों में बांटते हैं, एक है धात्विक खनिज और एक है अधात्विक खनिज। दोस्तों सिंपल से बोलेंगे, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानते हैं, केमिस्ट्री वाला परिभाषा, जिसके बाद हम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन तो धातु की पहचान होती है। यहाँ पे केमिस्ट्री वाली भाषा नहीं बताने वाला, बताऊंगा थोड़ी बहुत, लेकिन ज्योग्राफी में कल बात करें दोस्तों। देखिए दोस्तों, वैसा खनिज जिसको गलाने पर धातु की प्राप्ति होती है उसे धात्विक खनिज कहते हैं, और इसको गलाने पर अधातु की प्राप्ति होती है उसे अधात्विक खनिज कहते हैं दोस्तों। आगे धात्विक खनिज 2 भागों में बढ़ जाता है, लययुक्त खनिज, अलयुक्त खनिज। लययुक्त खनिज का मतलब होता है जिस खनिज में लोहा की मात्रा पाई जाती है उसे हम लोग लौहयुक्त खनिज कहेंगे दोस्तों, और जिस खनिज में लोहा की मात्रा नहीं पाई जाएगी उसे हम लोग अलौहिक खनिज कहेंगे दोस्तों। अगर हम धात्विक में देखें दोस्तों, तो बहुत सारा आपका हो जाएगा, लोहा हो जाएगा दोस्तों धात्विक खनिज, आपका तांबा हो जाएगा दोस्तों धात्विक खनिज, आपका एल्युमिनियम हो जाएगा दोस्तों धात्विक खनिज, है ना दोस्तों। धात्विक खनिज 2 प्रकार के, लौहयुक्त यानी जिसमें लोहा की मात्रा पाई जाती है, लोहा की मात्रा पाई जाएगी खुद एक लोहा में दोस्तों। एक निकेल पदार्थ होता है, निकेल में भी लोहा पाई जाती है। इस्पात होती है दोस्तों, उसमें भी लोहा पाई जाती है। क्वार्ट होती है दोस्तों, उसमें भी लोहा पाई जाती है। और एक मैग्नीज होती है, मैग्नीज आपको याद रखना दोस्तों, मैग्नीज में भी लोहा पाई जाती है एग्जांपल के तौर पे। अलॉय जैसे दोस्तों, शीशा में लोहा पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। सोना में लोहा पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। चांदी में लोहा पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। बॉक्साइट में पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। तो दोस्तों जिसमें लोहा की मात्रा नहीं है उसे अलॉययुक्त खनिज कहेंगे। अधात्विक खनिज जिसको गलाने पर अधातु की प्राप्ति होती है उसे अधात्विक खनिज कहेंगे, जैसे सल्फर वगैरह होता है, चूना पत्थर होता है दोस्तों, और कई चीजें। अधात्विक खनिज के बारे में दोस्तों, अधात्विक खनिज भी 2 प्रकार के होते हैं, कार्बनिक खनिज और अकार्बनिक खनिज। कार्बनिक खनिज का मतलब होता है दोस्तों जिसमें जीवाश्म का मात्रा होता है। जीवाश्म बोले तो दोस्तों जीवों के अंश, जैसे हम जीव हैं,
जीव जंतु है, पेड़ पौधा है, उसके अंश जिसमें पाए जाते हैं, जिस खनिज में अंश पाए जाते हैं जीवों के, जीव जंतुओं के मात्रा पाए जाते हैं, उसको हम लोग कार्बनिक खनिज कहेंगे दोस्तों। और जिसमें जीवाश्म के अंश नहीं पाए जाएंगे उसे अकार्बनिक खनिज कहेंगे। जीवों के अंश किसमें पाए जाते हैं दोस्तों? तो कार्बन आपका हो जाएगा, कार्बन दोस्तों, एक पेट्रोलियम है दोस्तों, एक पेट्रोलियम है और एक प्राकृतिक गैस है दोस्तों। 3 आपको एग्जांपल याद रखना है, कोयला, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। अकार्बनिक में देखिए दोस्तों, अकार्बनिक में आपको याद रखना है, अकार्बनिक खनिज में आपको याद रखना है दोस्तों, अभ्रक, ग्रेफाइट, चूना पत्थर। अभ्रक, ग्रेफाइट, चूना पत्थर ये अधात्विक खनिज है, याद रहना दोस्तों। फिर से एक बार मैं बताता हूं, खनिज क्या होता है? खनिज दोस्तों, खनिज वैसा पदार्थ जिसको पृथ्वी के गर्भ से, पृथ्वी के अंदर से खुदाई करके निकाला जाता है तथा जिसमें विशेष आंतरिक संरचना होती है, उसे हम लोग खनिज का नाम देते हैं दोस्तों। खनिज 2 प्रकार के बढ़ जाते हैं, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। अगर हम जिसको गलाएंगे और धातु मिलेगी तो धात्विक खनिज है, जैसे लोहा, कॉपर वगैरह। अगर गलाने पर अधातु की प्राप्ति हो रही तो वो अधात्विक खनिज है दोस्तों। धात्विक खनिज को आगे 2 भागों में बांटा जाता है, लौहयुक्त, अलोहयुक्त। जिसमें लोहा की मात्रा है लौहयुक्त, जैसे लोहा, निकिल, मैग्नीज, इसमें लोहा की मात्रा, तो ये लौहयुक्त खनिज कहलाएंगे। और इसमें लोहा की मात्रा नहीं है, जैसे शीशा, लोहा रहता है नहीं, सोना, सोना में लोहा रहता नहीं, चांदी में लोहा रहता नहीं, तो जिसमें लोहा की मात्रा नहीं, अलोहयुक्त खनिज। अधात्विक खनिज जिसको गलाने पर अधातु की प्राप्ति होती है, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, कार्बनिक खनिज और अकार्बनिक खनिज। कार्बनिक खनिज जिसमें जीवाश्म की मात्रा पाई जाती है, यानी जिसमें जीवों के अंश पाए जाते हैं, जीवाश्म, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इसमें जीवाश्म की मात्रा होती है दोस्तों। अकार्बनिक खनिज जिसमें जीवाश्म की मात्रा नहीं पाई जाती, जिसमें जीवों के अंश नहीं पाए जाते हैं, अकार्बनिक खनिज है, जैसे अभ्रक, ग्रेफाइट, चूना पत्थर। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में अंतर पूछ लिया जाता है दोस्तों। धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर पूछ लिया जाता है। आपको अंतर के संदर्भ में आपको बोलना है दोस्तों, धात्विक खनिज विद्युत तथा उष्मा का सुचालक होता है, जबकि अधात्विक खनिज विद्युत तथा उष्मा का कुचालक होता है दोस्तों, याद रखना है। धात्विक खनिज में विशेष चमक होती है, जबकि अधात्विक खनिज में कोई विशेष चमक नहीं होती है। धात्विक खनिज को पीटने पर दोस्तों एक विशेष प्रकार की आवाज निकलती है, एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है दोस्तों, विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है, और इसमें कोई विशेष प्रकार की ध्वनि नहीं निकलती। चौथा में आपको ख्याल रखना दोस्तों, ये आघात वर्धनीय होता है, यानी इसको पीटने पर ये पसर जाता है, जबकि आघात वर्धनीय नहीं होता है। 5वां में आपको याद रखना दोस्तों, यह तन्य होता है, इसको खींच करके तार बनाया जा सकता है, लेकिन यह तन्य नहीं होता है। यह भी बात आपको याद रखना। धात्विक खनिज सुचालक विद्युत तथा उष्मा का, यह कुचालक, इसमें चमक होती है, इसमें चमक नहीं होती, विशेष चमक, इसमें विशेष ध्वनि होती है, इसको पीटने पर विशेष ध्वनि नहीं निकलती। यह आघात वर्धनीय होता है, यह आघात वर्धनीय नहीं होता, यह तन्य होता है, यह तन्य नहीं होता दोस्तों। ठीक है, याद रहेगा ना आगे की बात दोस्तों। दोस्तों आगे की बात दोस्तों, भारत में खनिज पेटी के बारे में बताएं। तो आपको याद रखना है, भारत में जो है लगभग दोस्तों 100 खनिज पाए जाते हैं। कितने खनिज है भारत में? 100 खनिज। खनिज पेटी के बारे में बोले दोस्तों, तो पहला पेटी का नाम है उत्तर पूर्वी पठार। दूसरा का नाम है दोस्तों दक्षिण पश्चिम पठार। तीसरा का नाम दोस्तों उत्तर पश्चिम प्रदेश। दोस्तों थोड़ा सा एडजस्टमेंट है दोस्तों, मैं एक सिंपल सा भारत का नक्शा पालता हूँ। मान लिया हमारा भारत है दोस्तों, उत्तर पूर्वी पठार, ये आपका उत्तर है, इधर दक्षिण होता है, इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है। तो ये आपका जो क्षेत्र है दोस्तों, ऊपर नहीं, ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये उत्तर पूर्वी पठार का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? उत्तर पूर्वी पठार। इसमें आपका दोस्तों, इसमें आपका छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा का पठार और छत्तीसगढ़ का पठार आ जाता है दोस्तों। तो ये जो है सबसे धनी खनिज पेटी है। उत्तर पूर्वी पठार में सबसे ज्यादा खनिज पाया जाता है, सबसे अधिक खनिज पाया जाता है, इसलिए उत्तर पूर्वी पठार को भारत का सबसे धनी खनिज पेटी कहा जाता है, सबसे धनी खनिज क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि यहाँ खनिजों की मात्रा अधिक होती है। दक्षिण पश्चिम पठार की बात करें दोस्तों, तो इसमें 2 आप याद रखना है, एक कर्नाटक और एक तमिलनाडु। ये आपका दक्षिण पश्चिम पठार का अंश है दोस्तों।
अगर उत्तर पश्चिम प्रदेश की याद रखें तो ये आपका उत्तर पश्चिम प्रदेश है दोस्तों। जो आपका खंबात की खाड़ी से लेकर के अरावली पर्वत तक है, तो खंबात की खाड़ी से लेकर के अरावली पर्वत तक आपका उत्तर पश्चिम प्रदेश का फैला हुआ है। उसके बाद आगे की बात करें दोस्तों तो सुनिए, पहला है दोस्तों हमारा, चैप्टर खत्म करने से स्पीड में चल रहे हैं दोस्तों। पहला है लौह खनिज। लौह खनिज के बारे में मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो लौह खनिज से आपको कुछ बातें याद रखनी है। पहली बात है आपको ख्याल रखना है दोस्तों, लौह खनिज से लोहा को हम लोग आधारभूत उद्योग या बुनियादी उद्योग कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि जितना भी उद्योग होता है ना, सबको आधार प्रदान करने वाला लोहा आता है। आप कोई भी उद्योग देख लीजिए, एल्युमिनियम का देख लीजिए, तांबा का देख लीजिए, आइसक्रीम फैक्ट्री क्यों देख लीजिए, लोहा का उपयोग होता ही होता है। इसलिए लोहा को हम लोग आधारभूत उद्योग या बुनियादी उद्योग के नाम से जानते हैं। दूसरी बात आपको याद रखना है दोस्तों कि लोहा को हम लोग उद्योगों की जननी कहते हैं, क्योंकि सारी उद्योगों को जन्म देने वाला लोहा ही होता है, इसलिए इसे उद्योग की मम्मी यानी उद्योग की जननी कहते हैं। तीसरी बात आपको याद रखना दोस्तों कि सबसे अधिक लोहा का उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो कर्नाटक है दोस्तों। सबसे अधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? कर्नाटक, जो कुल देश का 25% लोहा का उत्पादन करता है। तीसरी बात आपको याद रखना दोस्तों की लोहा के मुख्य रूप से 3 अयस्क हैं। लोहा के कितने अयस्क होते हैं? 3 अयस्क होते हैं दोस्तों। पहला का नाम है हेमाटाइट, दूसरा का नाम है मैग्नेटाइट और तीसरा का नाम है दोस्तों लिमोनाइट। इसका उपनाम भी आपको ख्याल रखने की आवश्यकता है दोस्तों। पहला हेमाटाइट को हम लोग लाल अयस्क कहते हैं। हेमाटाइट को कौन अयस्क कहते हैं दोस्तों? लाल अयस्क कहते हैं। मैग्नेटाइट को हम लोग काला अयस्क कहते हैं और लिमोनाइट को हम लोग पीला अयस्क कहते हैं दोस्तों। उसके बाद फिर लाल अयस्क की बात करें तो लाल अयस्क में हेमाटाइट दोस्तों, हेमाटाइट में लोहा में हेमाटाइट कितनी होती है? तो 68% पाई जाती है। लोहा में मैग्नेटाइट की मात्रा कितनी होती है? तो 60% पाई जाती है। और लोहा में लिमोनाइट कितना होता है? तो 40% की मात्रा होती है। याद रखिएगा, लोहा के 3 अयस्क हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। हेमाटाइट को लाल अयस्क कहते हैं, जो लोहा में कितनी होती है? 68% होती है। मैग्नेटाइट को काला अयस्क कहते हैं, जो लोहा में कितनी होती है? 60% होती है। लिमोनाइट को पीला अयस्क कहते हैं, जो लोहा में 40% होती है। दोस्तों लोहा के वितरण में मैं आपको बता दूं कि सबसे अधिक लोहा का उत्पादन कर्नाटक करता है। उसके बाद दूसरा में छत्तीसगढ़ है, जो कुल देश का 20% उत्पादन करता है। तीसरा में उड़ीसा है, जो कुल देश का 19% उत्पादन करता है। चौथा में गोवा है, जो 16% उत्पादन करता है। और छठा में झारखंड है, जो 15% उत्पादन करता है लोहा का। दोस्तों सबसे अधिक उत्पादन करने वाला कर्नाटक है दोस्तों। इतना लोहा से आपको बात ख्याल रखना है। पहली बात है लोहा से कि आधारभूत उद्योग है, जिसे बुनियादी उद्योग भी कहते हैं, इसे उद्योगों की जननी भी कहते हैं। सबसे अधिक उत्पादन करने वाला लोहा का कर्नाटक है। लोहा के 3 अयस्क मैंने आपको सिखा दिया। आगे की बात दोस्तों, दूसरा है मैग्नीज। अब मैं एक एक करके आपको खनिज पढ़ा रहा हूं दोस्तों, मैग्नीज के बारे में। दोस्तों मैग्नीज से आपको बात याद रखना है, जो पूछने वाला है मैग्नीज से आपको बात ख्याल रखना दोस्तों कि मैग्नीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जो देश का नाम है वो है रूस, जो पहला में है। दूसरा में मैग्नीज का उत्पादन करता है वो है दक्षिण अफ्रीका। और आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि मैग्नीज उत्पादन करने में भारत का स्थान केवल है, मैग्नीज उत्पादन करने में भारत का स्थान तीसरा है। अब ये भी पूछा जाएगा दोस्तों कि भारत में सबसे अधिक मैग्नीज उत्पादन कौन करता है? तो भारत में सबसे अधिक मैग्नीज उत्पादन दोस्तों उड़ीसा करता है। उड़ीसा करता है दोस्तों। कितना परसेंट करता है? 37% करता है दोस्तों। याद रखिएगा, उड़ीसा कितना परसेंट करता है? 37% का उत्पादन करता है मैग्नीज का। मैग्नीज का अन्य उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र दूसरा नंबर पे मैग्नीज उत्पादन करने में, जो कितना करता है? 25% करता है। मध्य प्रदेश दोस्तों तीसरा नंबर पे, जो 21% मैग्नीज का उत्पादन करता है। मैग्नीज का उपयोग आपसे पूछा जाता है दोस्तों, तो मैग्नीज का उपयोग क्या होता है? मैग्नीज का उपयोग दोस्तों, मैग्नीज का उपयोग हम लोग शुष्क बैटरियों को निर्माण करने में करते हैं। मैग्नीज का उपयोग दोस्तों मिश्र धातु बनाने में करते हैं। मैग्नीज का उपयोग दोस्तों हम लोग इस्पात बनाने में करते हैं, है ना। और एक बात और आपको ख्याल रखना है कि 1 टन इस्पात बनाने में दोस्तों 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। ये बात आपको ख्याल रखना है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है। तो ये बात आपको ख्याल रखना है। और भी है, चमड़ा उद्योग में, माचिस उद्योग में, फोटोग्राफी उद्योग में किसका उपयोग करते हैं? मैग्नीज का। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मैग्नीज का उपयोग को लिखे, आप लिख दीजिएगा। कितनी बात है मैग्नीज से दोस्तों। आगे की बात मैं करना चाहूंगा। मेरा बार बार डस्टर ही गायब हो जा रहा है।
सब बेवफाई करते हैं मुझसे। कितने चल गया भाई तू? अच्छा इधर है। चलिए आइए दोस्तों, अगली बात है बॉक्साइट की। अगर बात करें तो तीसरा में बॉक्साइट है। बॉक्साइट से इतनी बातें अगर पूछा जा सकता है दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा। बॉक्साइट सबसे पहले आपको याद रखना कि बॉक्साइट जो है अलाव धातु है। अलाव धातु का मतलब हुआ दोस्तों इसमें लोहा की मात्रा नहीं होती है। पहला ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। दूसरा पूछा जा सकता है कि एल्युमिनियम के निष्कर्षण में किस धातु का उपयोग करते हैं, तो वो है दोस्तों बॉक्साइट। यही बात आपको ख्याल रखना है कि एल्युमिनियम के निष्कर्षण में किसका उपयोग किया जाता है, बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। तीसरी बात दोस्तों आपको ख्याल रखना है, तीसरी बात याद रखना है दोस्तों कि आपका ये जो है बॉक्साइट का उत्पादन करने वाला सबसे अधिक राज्य कौन है, तो उड़ीसा, जो कुल देश का कितना 42% करता है दोस्तों। तो ये तीन बात जो बॉक्साइट से पूछ लिया जाएगा। बॉक्साइट कैसा धातु है, अलाव धातु, क्योंकि इसमें लोहा की मात्रा नहीं होती है। दूसरा कि एल्युमिनियम को निष्कर्षण में, एल्युमिनियम को निकालने में, एल्युमिनियम को बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। और बॉक्साइट उत्पादन करने में सबसे आगे कौन राज्य है, उड़ीसा है। कितना करता है, 42%। बॉक्साइट का उपयोग पूछा जाएगा दोस्तों, बोलिएगा एल्युमिनियम को निष्कर्षण में, बोलिएगा बर्तन को बनाने में, बोलिएगा वायुयान के निर्माण में, और कई जो फर्नीचर के टेबल कुर्सी होता है दोस्तों, उसको बनाने में भी बॉक्साइट का उपयोग हम लोग कर लेते हैं दोस्तों। आगे की बात दोस्तों, बॉक्साइट हो गया। उसके बाद दोस्तों आपका एक तांबा है। तांबा से दो तीन बात आपको ख्याल रखना है दोस्तों। पहली बात है कि एक अलाव धातु निक्षेप है। अलाव धातु है क्योंकि तांबा में लोहा नहीं पाया जाता है, इसलिए बोलेंगे अलाव धातु है। दूसरी बात बोलेंगे दोस्तों कि तांबा का जो सबसे पुराना खान है, जो पूछने लायक, मैं आपको एक एक प्रश्न बता रहा हूँ। तांबा का जो सबसे पुराना कारखाना है दोस्तों वो कहाँ है, तो आपको बोलना है तांबा का सबसे पुराना खान, तांबा का सबसे पुराना खान राजस्थान में है। राजस्थान में पूछे, राजस्थान में कहाँ है दोस्तों, तो राजस्थान में खेतड़े नाम का एक जगह है दोस्तों, खेतड़े नाम का एक जगह है, वहां पे तांबा का सबसे पुराना खान है। राजस्थान के खेतड़ी जिला में तांबा का सबसे पुराना खान कहाँ है, राजस्थान के खेतड़ी जिला में। तीसरी बात आपको याद रखना दोस्तों कि भारत में तांबा का अनुमानित भंडार कितना है, तो 125 करोड़ टन। 125 करोड़ टन पाया जाता है भारत में तांबा। भारत में तांबा कितना पाया जाता है, 125 करोड़ टन। यही तीन बात आपको ख्याल रखना। तांबा अलाव धातु है, तांबा का सबसे पुराना खाना कहाँ है, राजस्थान में, तांबा का मात्रा कितना है, 125 करोड़ टन। आगे की बात दोस्तों, आगे की बात दोस्तों मैं करना चाहूंगा, आपका बॉक्साइट हो गया, मैग्नीज हो गया, तांबा हो गया। उसके बाद फिर आपको एक बात याद रखना है, ग्रेफाइट तो आप लोग जानते हैं। ग्रेफाइट से एक बात याद रखना है, जो पेंसिल का नोक वाला होता है ना बना हुआ, पेंसिल का नोक, वो आपका ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट से एक बात आपको ख्याल रखना दोस्तों कि ग्रेफाइट जो है विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक होता है जरूरी है अधात्विक खनिज। ये कौन सा खनिज है, अधात्विक खनिज है। ग्रेफाइट अधात्विक खनिज है, लेकिन विद्युत तथा ऊष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। अपवाद स्वरूप जब चूंकि दोस्तों बाकी जितना भी अधात्विक खनिज है सब विद्युत तथा ऊष्मा का कुचालक होता है। क्या होता है, कुचालक। कुचालक का मतलब हुआ उससे करंट नहीं आर पार होगा, उससे करंट नहीं प्रवाहित होगा, तो कुचालक अधात्विक खनिज होते हैं। लेकिन एक अधात्विक खनिज ग्रेफाइट जो है वो आपका विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक है, इससे करंट और हीट जो हो दोस्तों प्रवाहित हो जाता है। आगे की बात मैं करना चाहूंगा दोस्तों, एक है चूना पत्थर। चूना पत्थर, चूना पत्थर से आपको बात याद रखना दोस्तों कि चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल कौन है, चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल कौन है, चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग में किसका उपयोग किया जाता है, चूना पत्थर। केमिस्ट्री में अगर मैं आप बता दूं दोस्तों तो इसका आपका सूत्र होता है CaCO3 काको3। चूना पत्थर का सूत्र CaCO3 काको3 आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊं कि चूना पत्थर का कई उपयोग होता है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर का यूज किया जाता है। आपसे पूछा गया कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल कौन है, तो चूना पत्थर। आगे की बात दोस्तों, अभ्रक। अभ्रक क्या होता है, तो अभ्रक एक चमकीला पदार्थ है दोस्तों। अगर मैं आपसे बिहार का भी तब नाम नहीं आया तो बिहार का मैं नाम लाना चाहूंगा। बिहार और झारखंड दोस्तों दोनों मिल करके कुल देश का 80% अभ्रक का उत्पादन करता है। याद रखिएगा, बिहार और झारखंड दोनों राज्य अगर मिल जाता है तो 80% अभ्रक का उत्पादन पूरा देश का करता है। कौन, बिहार और झारखंड। अभ्रक का उपयोग आपको पता होगा दोस्तों,
चमकीले पदार्थ को बनाने में किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में किया जाता है, आयुर्वेदिक दवाओं को बनाने में किया जाता है। ये अभ्रक का उपयोग दोस्तों, अभ्रक का उपयोग। उसके बाद फिर दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, चूना पत्थर हो गया, चूना पत्थर सीमेंट हो गया। आगे की बात दोस्तों, आगे की बात देखिए दोस्तों, अभ्रक हो गया। उसके बाद फिर खनिज, खनिजों की विशेषताओं के बारे में आप जानिए दोस्तों। खनिजों की क्या विशेषता होती है? सबसे पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो खनिज एक प्रकार के अनवीकरणीय संसाधन होते हैं जो कभी भी समाप्त हो सकते हैं दोस्तों। ये अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। पहली विशेषता ये कभी भी समाप्त हो सकते हैं। दूसरी विशेषता इसकी है दोस्तों, ये जिस देश के पास जितनी खनिज ज्यादा होती है ना, वो देश उतना विकसित होते हैं, उतना अमीर होते हैं। खनिज अगर जिस देश के पास जितना अधिक होगी वो देश उतना अमीर होंगे, और जो देश के पास जितना कम खनिज होंगे वो देश उतना ही गरीब होंगे। तो खनिज से दोस्तों क्या होता है, खनिज जो है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का रीढ़ होता है। खनिज की मात्रा अधिक होने के चलते वो देश अमीर हो जाता है, और खनिज की मात्रा कम होने के चलते कोई देश गरीब हो जाता है। ये खनिजों की प्रमुख विशेषताएं हैं दोस्तों, ये भी बात आपको ख्याल रखना है। एक बात और दोस्तों, चैप्टर खत्म होने वाला है, खनिज संरक्षण। दोस्तों हम लोग खनिजों को दोहन करते हैं, बर्बादी करते हैं। तो खनिजों को अगर हम दोहन से बचाएंगे, खनिजों को बर्बादी से बचाएंगे दोस्तों, तो वो खनिज संरक्षण कहलाएगा। ये भी बात आपको ख्याल रखना है। खनिजों को रक्षा करेंगे, खनिजों को बचाएंगे दोहन से, तो क्या कहलाएगा दोस्तों? वो खनिज संरक्षण कहलाएगा। खनिजों को रक्षा करना खनिज संरक्षण कहलाएगा दोस्तों। ये भी बात आपको ख्याल रखना है, रहेगा ना ख्याल दोस्तों? तो ये बात है। और कोई प्रश्न छूट रहा है? नहीं छूट रहा है। तो इतना बात से दोस्तों आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपने पूरी अच्छी तरह से क्लास पढ़ा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है, थोड़ा सा स्पीड मैंने बढ़ा करके रखा था, क्योंकि मैं अभी कहीं क्लास लेने जा रहा हूँ, तो स्पीड बढ़ा करके रखा था ताकि आपका चैप्टर बड़े कम समय में खत्म हो जाए। तो मैंने कर दिया दोस्तों। और क्वेश्चन बैंक भी मैं करवाऊंगा, कभी इसमें मेंशन कर दूंगा, कभी करवा करके जोड़ दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। आप लोग मन लगा करके पढ़िए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, हमारी यही आकांक्षाएं और इच्छाएं। थैंक यू दोस्तों। आइए दोस्तों, हम लोग फिर IQ करेंगे खनिज संसाधन का, यानी कि 2011 से पूछा गया, 2011 से लेकर के 2023 तक पूछा गया प्रश्नों का हल करेंगे। तो दोस्तों आइए, सबसे पहला क्वेश्चन से आज का खनिज संसाधन का। दोस्तों पहला क्वेश्चन से कि किस खनिजों को उद्योगों का जननी कहा जाता है? किस खनिजों, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन से वो लिखा होगा, किस खनिजों को उद्योगों का जननी कहा जाता है? दोस्तों मैंने आपको बताया था ना, उद्योग का जननी किसको कहते हैं? उद्योगों का जननी, या हम इसको दोस्तों आधारभूत उद्योग भी कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों? तो लोहा को, याद रखिएगा। लोहा के बिना कोई उद्योग चल नहीं सकता है, टिक नहीं सकता है। कोई भी आप उद्योग लगाइए ना, लोहा का जरूरत पड़ेगा। इसलिए लोहा को हम लोग उद्योग की जननी या आधारभूत उद्योग, या इसी को बुनियादी उद्योग भी कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? जिसमें लोहा की मात्रा पाई जाती है उसे लौह युक्त खनिज कहते हैं दोस्तों। मैंने आपको बताया था, ऑप्शन आप देख लीजिए। ऑप्शन में है मैग्नीज, तो मैग्नीज आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। मैग्नीज को लौह युक्त खनिज कहते हैं। और मैग्नीज से एक बात और मैंने बताया था कि 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलो मैग्नीज की आवश्यकता पड़ती है। भारत का सबसे बड़ा लौह, अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन राज्य कौन है? दोस्तों सबसे अधिक उत्पादक कहाँ होता है लोहा का? तो कर्नाटक में। कर्नाटक जो है दोस्तों लोहा उत्पादन करने में पहला स्थान है। दूसरा स्थान छत्तीसगढ़ का। ये भी बात आपको ख्याल रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? कोडरमा दोस्तों, कोडरमा एक जगह है झारखंड का। कोडरमा एक स्थान है, झारखंड में है। और कोडरमा में दोस्तों अभ्रक का उत्पादन होता है, याद रखिएगा। कोडरमा में किसका उत्पादन होता है? अभ्रक का उत्पादन होता है। आगे की बात दोस्तों, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? दोस्तों मैंने आपको सिखाया था कि बिना एल्युमिनियम को निष्कर्षण में, एल्युमिनियम को निकालने में दोस्तों बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है ना? तो एल्युमिनियम के निष्कर्षण में आप लोग 5वां प्रश्न देख रहे होंगे। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए दोस्तों बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। किसकी पड़ती है? बॉक्साइट, याद रखिएगा। अगला है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? यानी सीमेंट उद्योग बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? किसके बिना सीमेंट उद्योग नहीं बन सकता है दोस्तों? सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है चूना पत्थर, जिसका हम लोग CaCO3 सूत्र बोलते हैं। तो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कौन है? चूना पत्थर है। यानी चूना पत्थर से ही सीमेंट उद्योग निर्माण होता है। आगे की बात दोस्तों, 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? 1 टन इस्पात बनाना है दोस्तों तो कितना मैग्नीज चाहिए? 1 टन इस्पात बनाना है तो दोस्तों 10 kg
मैग्नीज चाहिए। कितना चाहिए? 10 केजी मैग्नीज चाहिए। ये भी बात आपको ख्याल रखना है। पाइराइट किस प्रकार की खनिज है? पाइराइट में दोस्तों लोहा की मात्रा होती है, इसलिए पाइराइट जो हो जाएगी धात्विक खनिज। पाइराइट में लोहा की मात्रा होती है, इसलिए पाइराइट धात्विक खनिज हो जाएगा दोस्तों। सल्फाइड, सल्फाइड एसिड भी है एक तरह से, तो इसको आप लोग धात्विक ही मानिए। आगे देखिए दोस्तों, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? मैंने पहले करवा दिया और कई साल में पूछा था, कर्नाटक हो गया। आगे की बात दोस्तों, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? आपने पढ़ा, सीमेंट उद्योग। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो दोस्तों एक मैंने आपको बताया था ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है दोस्तों वो अधात्विक खनिज है। ग्रेफाइट कौन सा खनिज है? अधात्विक खनिज है। आगे की प्रश्न दोस्तों, अधात्विक खनिज है। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? मैंने बताया था उड़ीसा जो राज्य है दोस्तों, उड़ीसा जो राज्य है वो बॉक्साइट उत्पादन में भी और मैग्नीज उत्पादन में भी, दोनों में सबसे आगे है। याद रखिएगा, पूछेगा कि बॉक्साइट उत्पादन करने में कौन आगे है? राज्य उड़ीसा है। मैग्नीज उत्पादन करने में कौन आगे है? उड़ीसा ही है। दोनों खनिजों को उत्पादन करने में उड़ीसा राज्य प्रथम स्थान पर है दोस्तों। आगे की बात, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक ही मैंने कर दिया। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में लगभग दोस्तों, भारत में लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं। ये बात मैंने आपको बताया था। भारत में कितने खनिज पाए जाते हैं? 100 खनिज पाए जाते हैं। एक और प्रश्न है दोस्तों, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? दोस्तों मैग्नीज का उत्पादन करने में सबसे बड़ा राज्य जो है वो है, बड़ा देश जो है रूस है। भारत के स्थान पूछा है। और दूसरा नंबर पे है दोस्तों, दूसरा नंबर पे है दक्षिण अफ्रीका। और हमारा भारत दोस्तों, भारत का नंबर है तीसरा, यानी मैग्नीज उत्पादन करने में भारत का स्थान तीसरा है। पहला है रूस का मैग्नीज उत्पादन करने में, दूसरा है दक्षिण अफ्रीका का, और भारत का तीसरा है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी तृतीय हो जाएगा। ये बात आपको क्या क्लियर हो गया? बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? दोस्तों जब बिहार और झारखंड दोनों राज्य मिल जाते हैं तो कुल देश का 80% अभ्रक का उत्पादन करते हैं दोस्तों। ये भी बात आपको ख्याल रखना। चलिए दोस्तों, इतनी बात आपको क्लियर हो गई ना? बहुत बढ़िया। चलिए, देश में तांबे का कुल कितना भंडार है? ये भी बात आपको ख्याल रखना है। देश में दोस्तों 125 करोड़ टन है तांबा का भंडार हमारे देश में। इतनी चीजों से दोस्तों आपका पीवाईक्यू खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरा वीडियोस और पीवाईक्यू आपने बनाया होगा, वीडियोस को देख करके पूरा वीडियोस आपको समझ में आएगा। तो मैं आपसे आशा और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग मन लगा करके पढ़िए, अपनी कामयाबी को खोजिए, कामयाबी को ढूंढिए, कामयाबी आपको मिलेंगी। और दोस्तों पढ़ते रहिए, तब तक बढ़ते रहिए। थैंक यू।